my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में फिर से आपको कराने वाली हूँ कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है अ फैशन साइकिल, आपको बताना है स्टूडेंट इज अ स्टाइल विच हैज लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन इन अ फैशन साइकिल। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो फैशन साइकिल होता है उसमें कौन सा ऐसा स्टाइल है जो कि सबसे लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसका टाइम पीरियड सबसे लंबा होता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर देना है स्टूडेंट कि एक ऐसा स्टाइल फैशन साइकिल में जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, जिसका ड्यूरेशन काफी लंबा होता है, वो कौन सा फैशन स्टाइल होता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन है। ओके तो आपको उस हिसाब से क्वेश्चन की तैयारी कराई जा रही है कि जो आपको पता है कि नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, आने वाले एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सके, उसी के लिए आपके क्वेश्चंस इस तरीके के डाले जा रहे हैं। तो बताइएगा एक बार स्टूडेंट, is a style which has longest duration in a fashion cycle is, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्लासिक फैशन। ओके क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ऐसे फैशन को हम क्लासिक फैशन के नाम से जानते हैं। और क्लासिक फैशन में होता क्या है स्टूडेंट कि आपका एक ऐसा फैशन जो कि फॉरएवर ग्रीन है, यानी कि जो कभी भी फेड नहीं होता, जो कभी भी फैशन आउट नहीं होता। जैसे कि ब्लू जीन्स, हर एक की वार्डरोब में एक ब्लू जीन्स होनी बहुत ज़रूरी है। कि हम कहते हैं ना कि सबके पास जीन्स होंगी तो ब्लू जीन्स ज़रूर होगी, अगर शर्ट है तो वाइट शर्ट ज़रूर होगी, है ना। तो इस तरीके की जो आपकी चीज़ें होती हैं वो क्लासिक फैशन में आती हैं स्टूडेंट। जैसे सिल्क की साड़ियाँ सबके पास ज़रूर होती हैं, कभी भी कितने साल पुरानी भी बात उठा के देख लीजिएगा, सबको शादी में सिल्क की साड़ी ज़रूर दिलाई जाती है। तो आप समझ लीजिए वो एक क्लासिक फैशन होता है। अब यहाँ पे एक फैड वाला फैशन होता है, ठीक है ना। जो फैड वाला फैशन होता है आपका स्टूडेंट, ये फैड फैशन क्या होता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये वो फैशन होता है स्टूडेंट जो कि कुछ समय के लिए रहता है और उसके बाद बहुत जल्दी क्या हो जाता है, फेड हो जाता है, ठीक है ना। एक ऐसा फैशन जो कि कुछ समय के लिए रहता है, उसके बाद स्टूडेंट ये बहुत जल्दी फेड हो जाता है। ऐसे फैशन को आप किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, फैड फैशन के नाम से जानते हैं। कि मान लीजिए जो आपकी एक बेल बॉटम स्टाइल जीन्स होती थी, बहुत पहले चलती थी, बिल्कुल गायब हो गई बीच में, अब अचानक से उसका फैशन आया है ना। सो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो आपका फैशन बड़ा क्या रहता है, हाईलाइट रहता है, और उसके बाद वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है, कुछ ही समय में उसकी लोकप्रियता कम हो जाती है, वो फैड फैशन होता है। यहाँ पे एक टर्म दिया गया है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर फैशन का जब पीक आता है कि भाई हर कोई वही पहन रहा है, हर किसी के पास वैसा ही कपड़ा है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक ट्रेंड कहते हैं। वो क्या बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, शरीर के मापन से पैटर्न विकसित करने की एक विधि क्या कहलाती है, बताओ भाई। इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट इज कॉल्ड, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स, बता दो एक बार। क्वेश्चन है आपका, इज अ मेथड ऑफ डेवलपिंग अ पैटर्न फ्रॉम बॉडी मेजरमेंट, आपके बॉडी मेजरमेंट को लेके उससे पैटर्न बनाना क्या कहलाता है, पैटर्न मेकिंग कहलाता है, ड्रेपिंग कहलाता है, ड्राफ्टिंग कहलाता है, या फिर फ्लैट पैटर्न मेकिंग कहलाता है। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर। एंड क्वेश्चन को करने से पहले ही समझ लीजिए अच्छे से क्या लिखा है कि बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद जो पैटर्न बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ड्राफ्टिंग। क्योंकि जस्ट बॉडी मेजरमेंट लेने के तुरंत बाद आप क्या बनाते हो, ड्राफ्टिंग बनाते हो, उसी के बाद तो आपका पैटर्न बनता है ना स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे ही हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं उसके तुरंत बाद हम क्या बनाते हैं, हम ड्राफ्टिंग बनाते हैं, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, इज द फैशन टर्म यूज्ड फॉर कस्टमाइज्ड क्लोथिंग। आपको बताना है कि जो कस्टमाइज्ड क्लोथ होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, बताइए भाई। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आपको बताना है स्टूडेंट कि जो कस्टमाइज्ड क्लोथ होते हैं उनके लिए इनमें से कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, बताओ भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर, सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट।
बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, जब एक ऐसा टर्म हम यूज करते हैं स्टूडेंट, जो कि एक ऐसे फैशन के लिए करते हैं जो कि कस्टमाइज्ड कपड़े होते हैं, एक कस्टमाइज्ड कपड़ों के लिए जो एक वर्ड यूज किया जाता है, वो कौन सा वर्ड होता है स्टूडेंट? हाउटे काउचर होता है। नाम याद कर लीजिएगा, जो हाउटे काउचर वर्ड यूज किया जाता है, काउचर, ये काउचर वर्ड यूज किया जाता है कस्टमाइज कपड़ों के लिए। इतना ध्यान रखेंगे कि जो काउचर वर्ड होता है ये हम कस्टमाइज कपड़ों के लिए यूज करते हैं, जो कि कस्टम फिटेड कपड़े होते हैं, किसी भी पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें तैयार किया जाता है। ये कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें स्टार्टिंग टू एंड हाथों के द्वारा बनाया जाता है, इसमें मशीन का यूज नहीं होता, हाथों के द्वारा बनाए गए ये कपड़े होते हैं स्टूडेंट, जो कि एक हाईली कस्टमाइज्ड कपड़े होते हैं। ठीक है ना, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, और ये हाई फैशन को दर्शाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए ध्यान से, एक यहाँ पे टर्म दिया गया है रेडी टू वियर कपड़े। अब ये रेडी टू वियर कपड़े कौन से होते हैं स्टूडेंट? जिनकी प्री मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जिनको पहले ही बना के तैयार किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टैंडर्ड साइजेस के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको मार्केट में उतार देते हैं बिकने के लिए। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल आपके रेडी टू वियर वाली स्टेज में होते हैं, यानी कि आपको इनमें कुछ और नहीं करना पड़ता। जब इन्हें मार्केट में सेल किया जाता है तो ये इस तरीके से सेल होते हैं स्टूडेंट, कि इनमें क्या होता है, इनमें स्टूडेंट ये सेल इस तरीके से होते हैं कि इनमें ना आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, यानी कि बिल्कुल फिट टू फिनिश होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं, बिल्कुल फिट टू फिनिश होते हैं, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं करना पड़ता है स्टूडेंट, ये बिल्कुल फिनिश कंडीशन में मार्केट में बेचे जाते हैं। ओके, एक टर्म यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट सिलहूटे। अब ये सिलहूट वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? तो सिलहूट वर्ड यूज किया जाता है जब आप कोई भी कपड़ा अपनी बॉडी पे हैंग करते हो, तो जो वो एक शेप क्रिएट करता है, आउटर शेप, उसी को सिलहूट कहा जाता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि जब आप कोई कपड़ा अपनी बॉडी पे वियर करते हैं तो जब वो एक आउटर शेप क्रिएट करता है उसको सिलहूट कहा जाता है। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, इज अ रिंकल्ड अपीयरेंस अलोंग अ सीम। आपको बताना है कि सीवन के साथ जो एक झुर्रीदार रूप आपको दिखता है वो क्या होता है, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर देंगे स्टूडेंट्स कि जो आपको सीवन के साथ यानी कि सिलाई के साथ में आपको इस तरीके से दिखती है ना, श्रिंकेज थोड़ी थोड़ी, मान लीजिए हमने सिलाई लगा दी तो इधर इधर से कपड़ा थोड़ा थोड़ा सिकुड़ जाता है ना, इसे किस नाम से जाना जाता है, बताइएगा। जो सीवन के साथ में झुर्रियां दिखाई देती हैं उन्हें किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, ये आपको बताना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई। क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर बनेगा पकड़। ओके, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जब आप किसी कपड़े को सिलते हैं, सिलाई लगाते हैं, तो जो ये थोड़ी थोड़ी सिलवटें साइडों में आ जाती हैं, इसे पकड़ के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन है, एन इको फ्रेंडली इफेक्टिव ब्लीच इज। आपको बताना है कि एक इको फ्रेंडली ब्लीच कौन सी होती है, बताइए स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। आप बताओगे कि एक इको फ्रेंडली ब्लीच कौन सी होती है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बट काफी रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट। एक इको फ्रेंडली ब्लीच हम किसको कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच को कहते हैं। ओके, जो आपकी हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्लीच होती है ये सबसे ज्यादा एक पर्यावरण हितैषी ब्लीच मानी जाती है, एंड ब्लीच को हिंदी में क्या कहते हैं, विरंजक कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, आपके सामने है क्वेश्चन, इन 20th सेंचुरी फैशन थियोरी वाज फॉलोड। आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी में फैशन सिद्धांत का पालन किया जा रहा है, कौन सा किया जा रहा है स्टूडेंट, बताइएगा। अगर हम बात करते हैं 20th सेंचुरी की, तो 20th सेंचुरी में फैशन थियोरी जो आपकी फॉलो होती थी वो कौन सी वाली फैशन थियोरी फॉलो होती थी, ट्रिकल अप, ट्रिकल डाउन, ट्रिकल अक्रॉस एंड बॉटम अप, बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, आपको बताना है कि 20वीं शताब्दी में जो फैशन सिद्धांत आपके पालन होते थे वो कौन से वाले थियोरी पे आधारित थे। अब आपको एक बात बता दूं कि इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो फैशन की थियोरी हैं, है ना, ये तीनों ऑप्शन क्या है, फैशन थियोरी है। आपको तीनों में से एक आंसर पहचानना है कि भाई ये फोर्थ वाले को हम चाहे तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर दीजिएगा, एलिमिनेट कर दीजिएगा। अब आपको बताना है कि 20th सेंचुरी में जो फैशन थियोरी फॉलो की जाती थी वो कौन सी फैशन थियोरी होती थी, बताइएगा।
क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? जो आपकी थियरी उस टाइम पे फॉलो की जाती थी वो थियरी कौन सी होती थी स्टूडेंट? देखिए अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक बात बता देती हूँ कि ट्रिकल अप थियरी कौन सी होती है, ट्रिकल डाउन कौन सी होती है, एंड ट्रिकल अक्रॉस कौन सी होती है। देखो, जब फैशन ना सारे वर्गों के लोगों के द्वारा एक साथ एक्सेप्ट किया जाता है ना, कि भाई अमीर हो गरीब हो एक साथ किसी कपड़े को एक साथ क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा फैशन आता है ट्रिकल अक्रॉस में। ओके, अक्रॉस मतलब एक हॉरिजॉन्टल, यानी कि हर वर्ग का इंसान एक साथ उस कपड़े को अपना रहा है। ठीक है। ट्रिकल अप थियरी कौन सी होती है स्टूडेंट? ट्रिकल अप थियरी वो होती है कि जब एक मिडिल क्लास पर्सन किसी फैशन को अपनाता है और उसके बाद कोई हाई क्लास पर्सन उस फैशन को अपनाता है, वो क्या कहलाता है? आपका ट्रिकल अप कहलाता है। ठीक है ना, कि पहले कोई मिडिल क्लास व्यक्ति उस फैशन को फॉलो करेगा, फिर कोई क्या करेगा, हाई क्लास करेगा, वो ट्रिकल अप थियरी होती है। एंड ट्रिकल डाउन थ्योरी इसकी जस्ट अपोजिट होगी कि पहले हाई क्लास जो लोग होंगे सोसाइटी के वो फैशन को एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो फैशन धीरे धीरे लोअर क्लास के पास आएगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं स्टूडेंट, के आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बनेगा स्टूडेंट ट्रिकल डाउन थियरी, यानी कि उस टाइम पे कौन सी थियरी आपकी चलती थी? ट्रिकल डाउन थियरी चलती थी कि पहले सोसाइटी का जो एक रिच वाला वर्ग है वो एक्सेप्ट करता था फैशन को, देन उसके बाद वो आपका जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनके पास आता था। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? द मटीरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्फोसिस, आपको बताना है कि प्रबंध की भौतिकवादी अवधारणा किस पर बल देती है? बताइए स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है द मिनिमलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइजेस, है ना, जो मटेरियलिस्टिक आपका यहाँ पर आएगा, द मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइजेस, प्रबंध की भौतिकवादी अवधारणा किस पर बल देती है? फिजिकल बेनिफिट पे, म्यूचुअल रिलेशन पे, ह्यूमन रिसोर्सेज पे, और इंडिविजुअल वैल्यूज पे? बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? जो आपकी मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है वो किस पे एम्फोसिस करती है? एंड मैंने बहुत बार आपको बताया है कि जब आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप शब्दों पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिएगा, क्योंकि शब्द आपको कई बार आपका सही आंसर ढूंढने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रबंध की भौतिकवादी अवधारणा, एंड भौतिकवादी अवधारणा में भौतिक सिद्धांत ही तो होंगे ना, तो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिजिकल बेनिफिट, यानी कि शारीरिक लाभ। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शारीरिक लाभ हो जाएगा, कि जो आपकी भौतिकवादी अवधारणा है वो बल देती है शारीरिक लाभ पे, यानी कि फिजिकल बेनिफिट्स पे देती है, यानी कि भौतिक लाभ पे देती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? शारीरिक नहीं भी कहेंगे, आप इसे क्या कह सकते हो? भौतिक कह सकते हो। भौतिक लाभ पे ये क्या करती है? जोर देती है। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। सो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करो, क्वेश्चन से भी आंसर खुद ब खुद सॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। द स्टेप ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग एनी ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड असेसिंग दैम टू इंडिविजुअल इज, बताइएगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रबंध प्रक्रिया का वह चरण जिसमें क्रियाकलापों को बांटना और समूह बनाना और उन्हें व्यक्तियों को सौंपना शामिल है, वो आपका कौन सा स्टेप कहलाता है? भाई बताइए। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि आपकी प्रबंध प्रक्रिया का वो कौन सा चरण होता है स्टूडेंट जिसमें क्रियाकलापों को बांटा जाता है, समूह बनाए जाते हैं और व्यक्तियों को उनके काम सौंपे जाते हैं? ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा। कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डेलीगेटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? ये सारे काम आप कौन से चरण में करते हो? कि भाई आप ग्रुप बनाते हो लोगों का, उनके काम उन्हें डिवाइड करते हो, उनकी एक्टिविटीज़ उन्हें डिवाइड करते हो, उनकी ड्यूटीज़ उन्हें डिवाइड करते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें डिवाइड करते हो, ये कौन सा चरण कहलाता है स्टूडेंट्स? ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा आयोजन का चरण कहलाता है, यानी कि ये आपका मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टेप होता है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे। कौन सा स्टेप होता है स्टूडेंट? मैनेजमेंट प्रोसेस का ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टेप होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम हैविंग, बताइएगा। आपको बताना है सिस्टम दृष्टिकोण के अनुसार प्रबंध एक सतत प्रणाली है। बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर आपको देना है स्टूडेंट कि आपके अकॉर्डिंग टू सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस सिस्टम हैविंग, है ना।
आपकी एक सतत प्रणाली है, ये क्या रखती है स्टूडेंट, ये आपको बताना है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, वैल्यू एंड गोल्स, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू बी मैनेज्ड। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एंड यहाँ पे सिस्टम अप्रोच के बारे में आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कि जो मैनेजमेंट की सिस्टम अप्रोच होती है स्टूडेंट, ये किस चीज़ पे काम करती है। ये काम करती है कि अगर आपको अपनी ओवरऑल एम्स को अचीव करना है, ओवरऑल अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, तो मैन एंड मटेरियल दोनों संसाधनों का सही से उपयोग किया जाना चाहिए। दोनों को ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। ये इस चीज पे फोकस करती है आपकी सिस्टम अप्रोच। एंड क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ओके, किस पे काम करती है स्टूडेंट, ये इनपुट पे, प्रोसेस पे एंड आउटपुट पे काम करती है। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट, प्रक्रिया एंड आउटपुट। यानी कि आपने इनपुट डाला, आपने प्रोसेसिंग की, अपना काम किया, सारे ऑपरेशन अप्लाई किए, एंड आपको बदले में आउटपुट मिल जाएगा। ये क्या करती है, इस पे काम करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, ए पीरियड ड्यूरिंग विच एक्टिविटी पाइल अप ऑन ईच अदर एट सर्टेन टाइम इज कॉल्ड। बताइएगा, एक अवधि जिसके दौरान गतिविधि निश्चित समय पर एक दूसरे पर ढेर हो जाती है, क्या कहलाती है। बताइएगा, ए पीरियड ड्यूरिंग विच एक्टिविटी पाइल अप ऑन ईच अदर एट सर्टेन टाइम्स इज कॉल्ड। एक ऐसा समय जब आप क्या रहते हो स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, एक साथ मल्टीपल काम आपके सर पे आके लद जाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है इन सभी में से। टाइम नॉर्म्स, वर्क कर्व, पीक लोड, पीक पीरियड्स। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर आपका क्या बनेगा। एंड क्वेश्चन मैंने आपको दोनों लैंग्वेजेस में समझाती जा रही हूँ, तो मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ऐसे वाले आपके टाइम को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ऐसे टाइम को हम कहते हैं पीक लोड। ओके, इस टाइम को क्या कहते हैं स्टूडेंट, पीक लोड कहते हैं, जब एक इंसान एक से ज्यादा एक्टिविटी एक साथ एक समय पे करता है। ओके, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है भाई, देखो क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। Those resources that are instrumental traits or qualities within people are termed as। आपको बताना है कि वे संसाधन जो लोगों के भीतर सहायक लक्षण या गुण होते हैं क्या कहलाते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, वे संसाधन जो लोगों के भीतर सहायक लक्षण या गुण होते हैं क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ह्यूमन रिसोर्स, नॉन ह्यूमन रिसोर्स, पर्सनल ट्रेट्स एंड बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स। बताइए क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट। यहाँ पे ऐसे संसाधन को ह्यूमन रिसोर्सेस कहते हैं, यानी कि मानवीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि किसी की नॉलेज, किसी की स्किल्स, किसी की एबिलिटी, किसी के इंटेलिजेंस, किसी के पेशेंस, है ना। ये सारा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, फैमिली इनकम मीन्स, पारिवारिक आय का अर्थ क्या होता है। भाई इनकम का टॉपिक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका DSSB हो, TGT PGT हो, MP TGT हो, है ना, GIC हो, LT हो, सब में आपका एक क्वेश्चन तो इनकम से आना आना है, ठीक है ना। सो पारिवारिक आय का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सब लोग बताएंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो पारिवारिक आय होती है स्टूडेंट, उसका मतलब होता है फ्लो ऑफ मनी, गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्शन, यानी कि धन, वस्तुओं और सेवाओं और संतुष्टि का प्रवाह क्या कहलाता है स्टूडेंट, पारिवारिक आय कहलाता है, ठीक है ना। धन, वस्तुओं और सेवाओं और संतुष्टि का प्रवाह क्या कहलाता है, पारिवारिक आय कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, द टेक्निक ऑफ टाइम एंड मोशन स्टडी दैट इन्वॉल्व्स स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड यूज इन डूइंग टास्क इज। आपको बताना है समय और गति अध्ययन की तकनीक जिसमें कार्य करने में उपयोग की जाने वाली विधियों का चरण दर चरण विवरण शामिल है, क्या कहलाता है। अब यहाँ पे इस पे आपको फोकस करना है कि चरण दर चरण की बात की गई है ना। फोकस किस पे रहना चाहिए, इस पे रहना चाहिए कि बात किसकी की गई है, चरण दर चरण की बात की गई है, कि भाई आपका चरण दर चरण विवरण शामिल है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट एंड फ्लो चार्ट। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, पाथवे चार्ट, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट एंड फ्लो चार्ट।
क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर, बता दो भाई जरा एक बार। क्या होगा स्टूडेंट, प्रोसेस, अब प्रोसेस की बात चल रही है, चरण दर चरण की बात चल रही है स्टूडेंट, तो ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, प्रक्रिया चार्ट यानी कि प्रोसेस चार्ट, क्योंकि हम खुद क्वेश्चन में इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे, चरण दर चरण यहाँ पे लिखा हुआ है। और जब ऐसे वर्ड आपके सामने होते हैं तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आंसर आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। सो ऐसे चार्ट को आप प्रोसेस चार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, क्वेश्चन है द हेल्पफुल गाइड्स गिवन इन प्रोडक्ट्स अबाउट इज यूजेस केयर एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज इज कॉल्ड, बताइएगा। उत्पादन में इसके उपयोग, देखभाल और दुरुपयोग की रोकथाम के बारे में दी गई सहायक मार्गदर्शिका क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। उत्पादों में इसके उपयोग, देखभाल और दुरुपयोग की रोकथाम के बारे में दी गई सहायक मार्गदर्शिका क्या कहलाती है। ठीक है, आपके सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपको इन्हीं में से आंसर चुनना है। ऑप्शन है लेबल, ब्रांड, ट्रेडमार्क एंड स्टैंडर्ड। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जनरली उसे हम एक कैटलॉग कहते हैं, एक मार्गदर्शिका कहते हैं, एंड मार्गदर्शिका वर्ड आपको यहाँ पे खुद ब खुद मिल गया है। तो मार्गदर्शिका वर्ड को देखिएगा और इसके आधार पे आपको आंसर लगाना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एंड आपको बताना है कि जो ये गाइड आपको साथ में मिलती है, ये गाइड आखिर क्या कहलाती है ना। ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो गाइड आपको मिलती है वो गाइड क्या कहलाती है। उस गाइड को स्टूडेंट हम लेबल के नाम से जानते हैं। ये ध्यान से देख लीजिएगा, जो गाइड आपको साथ में मिलती है उसे लेबल के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किसी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या प्रिकॉशंस रखनी है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब चीजें मेंशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन कंजप्शन कैन बी मेजर्ड विद, आपको बताना है कि ऑक्सीजन की खपत को किसके द्वारा मापा जा सकता है। बताइए स्टूडेंट, सब लोग आंसर बताएंगे कि अगर आपको ऑक्सीजन कंजप्शन को मेजर करना है तो किस चीज के द्वारा आप ऑक्सीजन कंजप्शन को मेजर करते हो। ट्रेडमिल के द्वारा, साइकिल एर्गोमीटर के द्वारा, स्टेप स्टूल के द्वारा, या फिर डगलस बैग के द्वारा। बताइएगा, सब लोग आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। ऑक्सीजन की खपत को आपको मेजर करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा यहाँ पे डगलस बैग। ओके, जो आपका डगलस बैग होता है, आप लोग जानते हो कि इसमें जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है एक व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति होता है, पीछे कमर पे उसके एक बैग में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ होता है, और वो जितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है वो मीटर में नोट होती रहती है कि एक व्यक्ति के द्वारा इतनी ऑक्सीजन का उपभोग किया गया है। ये आपका बीएमआर निकालने का जो तरीका होता है, बीएमआर को मेजर करने वाली जो विधियां होती हैं, जिसमें ओपन सर्किट मेथड एंड क्लोज सर्किट मेथड होते हैं, ये उन्हीं में से एक तरीका है। ओके, दूसरा तो आपको पता ही है, रोथ स्पायरो बेनेडिक्ट वाला होता है आपका, तो एक ये वाला मेथड होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, द वैल्यू ऑफ ए कलर कैन बी चेंज्ड बाय, आप एक रंग के मान को किसके द्वारा बदल सकते हो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वैल्यू की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ ए कलर कैन बी चेंज्ड बाय, एक रंग का मान किसके द्वारा बदला जा सकता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। तो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। क्वेश्चन देख लो अच्छे से, एक रंग का मान किसके द्वारा बदला जा सकता है। अब देखो, मान का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कोई रंग कितना हल्का है और कितना गहरा है, ये कहलाती है उसकी वैल्यू। और हल्का और गहरा वो कैसे बनेगा, जब आप उसमें सफ़ेद मिला दोगे तो वो हल्का हो जाएगा, और जब आप उसमें काला मिला दोगे तो वो गहरा हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन तो आ गया टिंट और शेड पे, पर देखो कितनी अच्छी लैंग्वेज में घुमा के पूछा गया है कि अच्छा भला इंसान कंफ्यूज हो जाए, है ना। सो ऐसे ही आपको चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, when the objects are placed at equal distance from the axis the balance achieved is called, आपको बताना है कि जब वस्तुओं को अक्ष से समान दूरी पर रखा जाता है तो प्राप्त संतुलन क्या कहलाता है। मान लीजिए ये अक्ष है, यहाँ से इतने डिस्टेंस पे मैंने कोई चीज़ रख दी और इतने डिस्टेंस पे मैंने कोई चीज़ रख दी, और दोनों डिस्टेंस बिल्कुल सिमिलर हैं,
है ना। यहाँ मैंने एक कटोरी रखी है और यहाँ भी मैंने एक कटोरी रखी है और दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सिमिलर है, साइज बिल्कुल सिमिलर है, दिखने में बिल्कुल सिमिलर है और यहाँ इस केंद्र से दूरी बिल्कुल बराबर है। तो ऐसा बैलेंस क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। ऐसे बैलेंस को हम फॉर्मल बैलेंस कहते हैं। ओके, तो ऐसा वाला बैलेंस क्रिएट होता है उसे औपचारिक संतुलन कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी यूजुअली हाईलाइट्स द नीड फॉर एस्टैब्लिशिंग। क्वेश्चन देख लीजिएगा। भर्ती नीति आमतौर पर स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। किस चीज को स्थापित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है, ये आपको बताना है कि भाई जब किसी का रिक्रूटमेंट होना होता है तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो किस चीज पे हाईलाइट डालती है, किस चीज पे वो मेन फोकस रखती है ना। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, जब भर्ती होनी होती है किसी की। तो ऑप्शन देख लीजिएगा, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब इवेल्युएशन। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई, क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट, बताइए जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर। नौकरी विशिष्टता, नौकरी विश्लेषण, नौकरी विवरण, नौकरी मूल्यांकन। क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, नौकरी विशिष्टता, यानी कि जॉब स्पेसिफिकेशन आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है ना। क्या होता है स्टूडेंट, जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो आपको ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी स्किल्स आपको आनी चाहिए, है ना, क्या एबिलिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। ये आपको कौन बताता है, आपका जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। ओके, चलिए आई होप आपको यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखो आपके सामने है, द आइडियल ओरिएंटेशन ऑफ किचन इज। रसोई घर के लिए एक आदर्श दिशा कौन सी मानी जाती है, ये आपको बताना है कि एक रसोई घर के लिए हम आदर्श दिशा किसको मानते हैं। बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। एक रसोई घर के लिए आदर्श दिशा कौन सी होती है स्टूडेंट, बता दो भाई जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा, है ना। जो ईस्ट डायरेक्शन होता है रसोई घर के लिए सबसे उत्तम डायरेक्शन माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्रॉस वेंटिलेशन कैन बी अचीव्ड बाय। आपको बताना है कि घर में अगर आपको क्रॉस वेंटिलेशन करना है तो किसके थ्रू से अचीव किया जा सकता है, ठीक है। विपरीत दीवार पर उद्घाटन की नियुक्ति, यानी कि प्लेसमेंट ऑफ ओपनिंग्स ऑन अपोजिट वॉल्स एंड हैविंग लॉट्स ऑफ विंडो, यूजिंग सीलिंग फैंस एंड यूजिंग एग्जॉस्ट फैन। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। कैसे आप अपने घर में क्रॉस वेंटिलेशन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या कर सकते हो भाई, बताओ जल्दी से। जो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपका विपरीत दिशा है ना। जब भी क्रॉस वेंटिलेशन की बात आती है तो अगर हमारा इस डायरेक्शन में एक गेट है तो दूसरी उसी डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम जगह पे गेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे विंडो है तो जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन में भी वही विंडो होनी चाहिए, जिससे कि जो हवा का आवागमन है वो अच्छे से होता रहे, है ना। जो हवा है वो इकट्ठी ना हो पाए एक जगह, आर पार जाती रहे। इस तरीके से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाता है और घर के अंदर का तापमान सामान्य बना रहता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, द लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ रियल वुड पैटर्न फॉर अ डिजाइन प्रोजेक्ट शुड बी अटेंड बाय द यूज ऑफ। आपको बताना है एक डिजाइन परियोजना के लिए वास्तविक लकड़ी के पैटर्न का सबसे बड़ा चयन किसके उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई। सब लोग इसका आंसर देंगे स्टूडेंट। द लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ रियल वुड पैटर्न फॉर अ डिजाइन प्रोजेक्ट could be attained by the use of। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। तख्तों के द्वारा, लिबास के द्वारा, टुकड़े होते हैं छोटे छोटे उनके द्वारा, या फिर प्लाईवुड के द्वारा। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। आप अगर आपको वास्तविक लकड़ी के पैटर्न का सबसे बड़ा चयन करना है तो किसके उपयोग से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर बनेगा स्टूडेंट लैमिनेट के द्वारा,
ठीक है ना, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के उसके द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लैमिनेट के द्वारा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, लैमिनेट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, क्वेश्चन देखो। टूल्स प्रोवाइड टू द वर्कर आर कंफर्टेबल टू वर्क विद वैन। बताइएगा, क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है, श्रमिकों को प्रदान किए गए उपकरण काम करने में सहज होते हैं जब, बताइए कब। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से। टूल्स प्रोवाइडेड टू द वर्कर आर कंफर्टेबल टू वर्क विद वैन, है ना। कब कंफर्टेबल होते हैं जो टूल वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं जिन्हें वो काम करने के समय इस्तेमाल करते हैं। टूल इज डिजाइन फॉर राइट हैंड वर्कर, यानी कि जो राइट हैंड वर्कर है उसके लिए टूल तैयार किया गया हो। टूल इज हैवी, यानी कि टूल आपका बहुत भारी हो। पोजीशन ऑफ द हैंडल इज कन्वीनियंट टू यू, यानी कि जो पकड़ने के जो आपका हैंडल है उसकी पोजीशन सही होनी चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए पकड़ने में। एंड टूल हैज शार्प एजेस, जो आपका टूल है उसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल शार्प होने चाहिए। तो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ भाई स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा भाई, टूल की बात चल रही है कि वर्कर को काम करने के लिए जो टूल इस्तेमाल करने हैं वो कंफर्टेबल कब होते हैं, जब उसके हैंडल की पोजीशन कन्वीनियंट होती है। ओके, कब होते हैं स्टूडेंट, जब उसके हैंडल की पोजीशन कन्वीनियंट होती है, क्योंकि जब वो उसे पकड़ के काम करेगा सो काम करना उसके लिए आसान तभी बनेगा जब वो पकड़ने में कंफर्टेबल है। तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, एंथ्रोपोमेट्री इज अ फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी दैट मेजर्स। आपको बताना है कि एंथ्रोपोमेट्री भौतिक मानव विज्ञान की एक मौलिक शाखा है जो मापती है। क्या मापती है स्टूडेंट, बता दो जरा एक बार जल्दी से। आपको बताना है कि एंथ्रोपोमेट्री एक फंडामेंटल ब्रांच है, एक शाखा है स्टूडेंट। कौन सी शाखा है, एक भौतिक मानव विज्ञान की शाखा है, वो भी मौलिक शाखा है ना। आपको बताना है ये किस चीज को मेजर करती है, हाइट को, स्ट्रेंथ को, स्किन फोल्ड थिकनेस को एंड वॉल्यूम को। बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट किस चीज को मेजर करने के लिए होता है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई को मेजर करने के लिए। ठीक है, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के द्वारा हम हाइट को, वेट को, है ना, एंड आपकी बॉडी सर्कमफ्रांसेस को मेजर करते हैं। तो आंसर हो जाएगा हाइट, यानी कि ऊंचाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है भाई। क्वेश्चन देखो, न्यूट्रल पोस्चर आर पोस्चर वेयर। आपको बताना है तटस्थ मुद्राएं वे मुद्राएं होती हैं जहां, बताओ भाई, जो आपके न्यूट्रल पोस्चर होते हैं वो कौन से पोस्चर होते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। बॉडी पार्ट्स आर इन एक्सट्रीम रेंज ऑफ मोशंस, बॉडी इज ट्विस्टेड एट वेस्ट, बॉडी इज नॉट अलाइंड एंड बैलेंस्ड, बॉडी इज अलाइंड एंड बैलेंस। बताइएगा जो आपकी तटस्थ मुद्राएं होती हैं वो कौन सी मुद्राएं होती हैं, ये आपको बताना है स्टूडेंट। क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, बता दो जल्दी से। सब लोग आंसर बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। न्यूट्रल पोस्चर और पोस्चर वेयर, बताइए जल्दी से क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉडी इज अलाइंड एंड बैलेंस, यानी कि शरीर गठबंधित होना चाहिए प्लस संतुलित होना चाहिए, यानी कि शरीर के मोशन बिल्कुल गठित होने चाहिए और वो बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, ध्यान से देखो। रेखा इज इन हर 5th वीक ऑफ प्रेगनेंसी, विच प्रीनेटल स्टेज इज शी इज एट प्रेजेंट। आपको बताना है कि रेखा जो है गर्भावस्था के 5वें सप्ताह में है, वह वर्तमान में किस जन्म पूर्व अवस्था में है। बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एम्ब्रियोनिक पीरियड, टर्मिनल स्टेज, कंसेप्शन एंड फीटल पीरियड। क्या होगा हमारा यहाँ पे सही आंसर, बता दो भाई जल्दी से। बताइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। एम्ब्रियोनिक पीरियड, जर्मिनल स्टेज, कंसेप्शन एंड फीटल पीरियड। क्या होगा यहाँ पे सही आंसर। अब देखो एक बात आपको और बता देती हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा एम्ब्रियोनिक पीरियड। ओके, ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा एम्ब्रियोनिक पीरियड। एंड इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 5 to 10 वीक्स का होता है
है ना। जो आपका ये एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है ये 5 to 10 वीक्स का होता है स्टूडेंट, और इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसको एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है ना। इस अवस्था में जो बच्चा होता है उसे एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है, इतना आप लोग ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो अगेन आपको कह रही हूं, नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ चेंज दैट begins at conception. Development is a continuous process throughout the lifespan. The different domains of development are interwoven and interrelated. Human development start from moment of birth till death. बताइए स्टूडेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि गलत स्टेटमेंट है, वही आपको चुनना है जो सत्य नहीं है। ओके बताओ, बताइए स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट यहाँ पे जो कि आपका गलत स्टेटमेंट है, बताइएगा। बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स, क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन को एक बार एंड बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ भाई। एंड नहीं वाला ऑप्शन आपको चुनना है जो नहीं वाला आंसर होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, मानव विकास जन्म के क्षण से मृत्यु तक शुरू होता है ना। यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम मोमेंट ऑफ बर्थ टिल डेथ, है ना। ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा क्योंकि ये एक आपका गलत स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इतना ध्यान देंगे कि ये आपका एक गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ही यहाँ पे आपका ये एक सही आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है भाई, पियाजे रीजन दैट बिफोर द इंडिविजुअल कैन ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट एक्सपीरियंस दे मस्ट फर्स्ट। आपको बताना है पियाजे ने तर्क दिया है कि इससे पहले कि व्यक्ति अनुभव को व्यवस्थित और व्याख्या कर सके उसे पहले क्या कर लेना चाहिए। बताइए भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। रिप्रेजेंट इस मेंटली, क्रिएट स्कीमास, इंटेलेक्चुअलिटीज, रिसीविंग एप्रोप्रिएट ट्यूशन। बताओ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, सब लोगों को आंसर देना है स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पियाजे रीजंस दैट बिफोर द इंडिविजुअल कैन ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट एक्सपीरियंस दे मस्ट फर्स्ट। क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट्स, बताइए जल्दी से, क्या बनेगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मानसिक रूप से इसका प्रतिनिधित्व करना। ओके पहले वो क्या कर ले, मेंटली उसको एक बार चेक कर ले, मानसिक रूप से उसको प्रतिबंधित कर ले, एक तरीके से उसका प्रतिनिधित्व कर ले, रिप्रेजेंटेशन कर ले, तब वो उसके बाद अपने काम को आगे शुरू करे, है ना। तो मानसिक रूप से पहले आप उसका एक पिक्चराइजेशन कर लीजिएगा कि काम आखिर आपका कैसे होगा, कैसा लगेगा, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंट इट मेंटली। ओके ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिप्रेजेंट इट मेंटली। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके सामने है, इन वाइगॉट्स्की interactive approach a guide or teacher gets the child attention, demonstrates the skill and structure the interaction to help the child learn। ये क्या कहलाता है भाई, आपके सामने दिया गया है कि वाइगॉट्स्की के संवादात्मक दृष्टिकोण में एक गाइड या शिक्षक बच्चे का ध्यान आकर्षित करते हैं और कौशल का प्रदर्शन करते हैं और बच्चे को सीखने में मदद करने के लिए बातचीत की संरचना करते हैं। ये क्या कहलाता है, सेल्फ स्टीम बिल्डिंग, स्काफ फोल्डिंग, कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग या फिर इंटेलिजेंट क्विजिंग। बताइएगा क्या बनेगा यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, एंड यहाँ पे एक चीज पे फोकस कीजिएगा कि बच्चे को असिस्ट किया जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, जिससे कि उसकी पोटेंशियल अनलॉक हो सके और उसे ये पता चल सके कि वो क्या कर सकता है। ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, इसका फोल्डिंग कहलाता है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसका फोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, वाइगॉट्स्की से आपका ये वर्ड रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में कभी इसका फोल्डिंग वर्ड आ जाए तो वो वाइगॉट्स्की से रिलेटेड होगा। ओके चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपके सामने है, इंक्रीजिंग लिमिटेशंस इन मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एंड डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ इन मसल्स इज इंडिकेटिव ऑफ। बताइएगा संचलन और समन्वय में बढ़ती सीमाएं और मांसपेशियों में घटती शक्ति किसका सूचक होती
है सेरेब्रल पैलेसी, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, स्पाइना बिफिडा, एडी, एचडी? बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बताओ स्टूडेंट्स। संचलन और समन्वय में बढ़ती सीमाएं और मांसपेशियों में घटती शक्ति किसका सूचक होती है? सेरेब्रल पैलेसी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बिफिडा, एडीएचडी? बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? अच्छा ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा भाई क्वेश्चन का सही आंसर? सेरेब्रल पैलेसी। ओके, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेरेब्रल पैलेसी। एंड ये सेरेब्रल पैलेसी है क्या? स्टूडेंट ये जो सेरेब्रल पैलेसी है, इसमें सेरेब्रल वर्ड का मतलब किससे होता है? ब्रेन से होता है, ठीक है। एंड ये पैलेसी वर्ड का मतलब होता है आपके मूवमेंट ऑफ मसल्स से, यानी कि जब आपके ब्रेन और आपकी मसल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन खत्म होता चला जाता है, यानी कि एक ऐसा डिसऑर्डर जो कि ज़्यादातर चाइल्डहुड वाले बच्चों में होता है और उनके पोस्चर वो मेंटेन नहीं कर पाते, बॉडी बैलेंस उनका नहीं रह पाता और उनकी मसल्स और उनका ब्रेन आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, इस बीमारी को सेरेब्रल पैलेसी कहा जाता है, ठीक है। सो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, और देख लेते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन को। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या होगा। क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन इंपॉर्टेंट डेली लिविंग स्किल्स फॉर अ हाई स्कूल स्टूडेंट विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? ओके, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। तो अगर आप लोगों को स्टूडेंट क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड मेरे साथ जुड़ना ना भूलें मेरी यूट्यूब क्लासेस में। रेगुलर रात को आपको मेरी क्लास इस चैनल पे मिल जाएगी, जहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराती हूँ। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में भी देख लीजिए स्टूडेंट, एंड आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। एंड आप लोगों को अगर कोई भी क्वेरी रहती है किसी भी क्लास के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर सकते हैं, देन मैं आपका प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो आई होप स्टूडेंट आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, कल फिर से मिलते हैं एंड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। बाय बाय।